Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So this is the Hindu newspaper analysis for 29th of February 2024. 29 फरवरी 2024 का हम एनालिसिस देखेंगे। सारे न्यूज़ आइटम्स एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप लोग आई होप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स का फॉर्म भर दिया होगा। लास्ट डे का वेट मत करना, फॉर्म भर देना टाइमली। फर्स्ट थिंग ये मेरी रिक्वेस्ट थी। दूसरी चीज़ ये कि फिर से मैं रिपीट करूंगा कि 1.5 घंटे एनालिसिस में, हिंदू एनालिसिस जो आप कहीं पे भी अगर आप देख रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। अपना टाइम प्रीशियस रखिए। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा वीडियो चले या मेरा आप लोग देखें, बट मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मैंने कंटेंट देखा है दूसरे वीडियोस का, दे आर नॉट अप टू द मार्क। पूरे एनालिसिस में 5 टॉपिक अगर कोई 1.5 घंटे में पढ़ा रहे हैं, सो दिस इज नॉट वर्थ योर टाइम विच यू कैन गिव टू अदर सब्जेक्ट्स एंड ऑल। ठीक है, तो दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि पैटर्न लास्ट ईयर का ऐसा था कि उसमें स्टैटिक नहीं पूछा था, करंट ज़्यादा पूछा था, जानवर ज़्यादा पूछा था, पेड़ पौधे ज़्यादा पूछा था। देखो, किसी भी पैटर्न में फिक्स होकर मत बैठना। रीड एज मच एज यू कैन, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, एंड वही आपका जो है वो एक प्लस पॉइंट बनेगा। किसी एक पैटर्न में मत फिट बैठना। यूपीएससी ने लास्ट ईयर पूछा था तो इस साल भी ऐसा पूछेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे कैन चेंज द पैटर्न एनी टाइम, है ना। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू टू डू। नेक्स्ट हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग इसको लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेगा। प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। तो मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला ना कि सुबह 6 बजे मतलब 6 बजे एनालिसिस 6 बजे आपको मिलेगा। इसके अलावा डेली मिलेगा, प्लस कंटेंट द बेस्ट। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इससे अच्छा, इससे कम टाइम में आपको नहीं मिल सकता। तो दैट इज़ माई गारंटी। लाइक करना आपकी गारंटी होनी चाहिए, शेयर करना आपकी गारंटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के सवालों के साथ जो 3 सवाल अपन लेके आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी इज, ये तो कल हो गए थे। हाँ, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको यहाँ पे कुछ रीजन्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 करके 4 रीजन्स दिख रहे हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से रीजन्स है, विच ऑफ द रीजन्स आर दीज 1 2 3 4। तो सबसे पहला जो सबसे ऊपर है वो काराकोरम है, दैट इज व्हाट। तो अब बचा आंसर बी, असी में। दूसरा जो है लद्दाख है, तीसरा झस्कर है, एंड देन पीर पंजल है। तो काराकोरम, लद्दाख, झस्कर एंड पीर पंजल, 1 2 3 4 विल बी द आंसर फॉर दिस। काराकोरम बी विल बी द आंसर। ठीक है ना। अगला सवाल 96 का है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने है। ए कह रहा है ट्राइब्स विच आर एबोरिजिनल्स, बी कह रहा है नोमैडिक ट्राइब्स, तीसरा कह रहा है ट्राइब्स प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एंड चौथा कह रहा है ट्राइब्स विच वर अर्लियर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स। तो आई होप आप लोग आंसर कर पाएंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी। ऐसी ट्राइब्स जो पहले क्रिमिनल ट्राइब्स थी, 1871 में एक एक्ट आया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, तो उसके अंतर्गत वो क्रिमिनल ट्राइब्स थी, उन्हीं को बाद में डी नोटिफाई किया गया, तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स बन गई। ठीक है ना। अब अगला सवाल देखो, 96 का ही क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो 3 बार मतलब thrice forks into 2 streams and reunites a few miles after on, thus forming islands on श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एंड श्रीरंगम। तो ऐसी कौन सी नदी है जो 3 बार फॉर्किंग होती है उसमें, एंड उसके बाद वो 2 स्ट्रीम्स में फॉर्किंग होती है, फिर उसके बाद रीयूनाइट करती है कुछ मील के बाद। तो ये आप ऑप्शंस आपके सामने है कि कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी। अच्छा सवाल था। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताओ, बस गूगल कर लेना। ठीक है ना, मिल जाएगा आंसर। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे, है ना। दैट इज माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल्सो। ठीक है, तो 2 सवाल मैंने आपको बताया, आई होप इसका आंसर आप करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब आज के हम एनालिसिस के साथ। उसमें अपन देखेंगे सबसे पहले मैप ऑफ द डे। तो जो मैप ऑफ द डे मैंने उठाया है, द मैप इज ऑफ चैड। चैड का मैप उठाया है। मैं आपको बता दूंगा क्यों मैंने उठाया है, क्योंकि अभी आज न्यूज में था। ठीक है ना। तो चैड का मैप अगर हम देखें तो ये अफ्रीकन कंट्री है, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो हमको याद रखना है। दूसरा, आप देख सकते हैं मैप में कि ये ऊपर एक इसके फिजिकल फीचर्स में डेजर्ट, सहारा डेजर्ट का ये पार्ट है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ सहारन कंट्री, सब सहारन या सहारन कंट्रीज जो बोलते हैं उसका ये पार्ट है। एंड इसमें आपको तिबेस्ती माउंटेन्स दिख रहे होंगे। देयर इज अ माउंटेन रेंज, तिबेस्ती माउंटेन, ये आपको याद रखना है। कुछ सिटीज के नाम चैड में जैसे कि अबेचे दिख रहा है, जामेना दिख रहा है, इसकी कैपिटल है जमेना, एनडी जामेना है, लेकिन हम डी नहीं पढ़ेंगे, एन नहीं पढ़ेंगे, एन जामेना आप बोल सकते हैं, है ना। देन इसके अलावा यहाँ पे चारी रिवर, देयर इज अ चारी रिवर, लोगोन रिवर और लेक चैड, देयर इज अ लेक चैड, इस कारण से चैड नाम पड़ा है।
तो ये भी आपको याद रखना है। देन जुआर हो गया आपका, फाड़ा हो गया, ये सब अलग अलग जगहें हैं, ठीक है। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो बॉर्डरिंग कंट्रीज में ऊपर आपको लीबिया दिख रहा होगा, लीबिया के साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इजिप्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, नाइजर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब ये देखो चैड टच करके जा रहा है, तो लेट्स एक बार सी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है कि नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through which countries, ये भी अपना एक नॉलेज में हो जाएगा। तो अगर इसने लिखा होगा तो देख लेते हैं। ओके, दे आर गिविंग सम आई थिंक AI बेस्ड आंसर्स, लेट्स सी दैट क्या है। जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट इट ओपन, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कंट्रीज, तो यहीं पे इसने लिख दी है। दिखा रहा है नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको, बहामास, अफ्रीका में अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा एंड मॉरिटानिया, माली, नाइजर। तो इसका मतलब है कि इनका चैड को नहीं होता, तो चैड से नहीं पास होता भाई, ये याद रख लेना, ठीक है ना। तो चैड से पास नहीं होता। हाँ ऊपर दिख भी रहा है अपने को टच करके, बस आई वाज जस्ट क्लियरिंग इट अप, है ना। ऐसा तो नहीं, कई बार बनाने में गलती हो जाती है। और ये साहेल रीजन दिख रहा है, साहेल रीजन, ये याद रखेगा कि जो चैड का सदर्न पार्ट है वो साहेल रीजन में आता है। साहेल इज अगेन जो सदर्न सहारा है ना, वो वाला पार्ट है। इसके अलावा जो और कंट्रीज जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करते हो, तो नाइजर के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। लेक चैड जो है वो चैड और नाइजर के बीच का बॉर्डर है, याद रखिएगा। लेक चैड इज एक्चुअली इन बिटवीन नाइजर एंड चैड। देन नीचे आपको देखो कैमरून दिख रहा है, कैमरून के साथ बॉर्डर शेयर होता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ और यहां बॉर्डर शेयर होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सूडान के साथ बॉर्डर शेयर होता है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप एज वेल, ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि पहले दो जो प्रीमियम टॉपिक्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रीमियम टॉपिक आपको दिख रहा होगा, नेशनल साइंस डे, वाई सस्टेनेबल फंडिंग मैटर्स फॉर इंडियाज साइंस पावर एम्बिशन, ठीक है ना। अब आपको ये आर्टिकल देखो, दिस इज द आर्टिकल विच इज देयर। ये आर्टिकल जो है आज 28 फरवरी यानी कल का जो दिन था वो नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। छोटा सा सवाल आपसे और पूछता हूं कि नेशनल साइंस डे के लिए हम 28 फरवरी क्यों चुन के बैठे हैं, क्यों 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये छोटा सा सवाल आप जरूर आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द थीम ऑफ दिस नेशनल साइंस डे इस बार जो थी वो थी साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए साइंस का हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं वो। दूसरी चीज इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो 2047 तक ये डेवलप, ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, ये हिंदू में बोर्ड नहीं था, ये अपन ने बोर्ड किया है, ठीक है ना। तो वी हैव बोर्डेड इट आउट, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है ना। तो साइंस का रोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा है ना। इसके लिए ये एक बहुत बड़ा की ड्राइवर हो सकता है फॉर इंडिया टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 तक। तो ये भी याद रखिएगा कि इंडिया कब तक फुल्ली डेवलप्ड बनना चाहता है, तो 2047 तक फुल्ली डेवलप्ड बनना चाहता है, ठीक है ना। अब जो सबसे बड़ा सवाल जो ऑथर ने उठाया इस पूरे आर्टिकल में वो है इंडिया का R&D में जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है। इफ वी सी द एक्सपेंडिचर पार्ट या स्पेंडिंग पार्ट ऑन द R&D मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। साइंस का मतलब क्या है, रिसर्च है, साइंस का मतलब डेवलपमेंट है, रिसर्च के बाद डेवलपमेंट। तो हमारा जो मतलब कहना चाहिए जो खर्चा है, स्पेंडिंग है, दैट इज वेरी लेस। इट हैज ड्रॉप्ड टू 0.64% ऑफ द GDP फ्रॉम 0.8% इन 2008-9। तो 2008-9 के आसपास हम 0.8% इन्वेस्ट स्पेंड करते थे जीडीपी का, अब तो हम 0.64% इन्वेस्ट करते हैं जीडीपी का इसमें आपके R&D पार्ट में, जो कि दूसरी कंट्री से बहुत कम है। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो बहुत कम है। दूसरी चीज ऑथर ने कही कि R&D में जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी कम है। ऐसा नहीं कि बढ़ा है, देखो पहले बढ़ा है फिर घटा है, बढ़ा है घटा है, बढ़ा है घटा है। तो अगर हम ग्राफ देखें, अगर यूपीएससी आपसे कहीं बोलता है कि R&D में लगातार रेगुलरली स्पेंडिंग बढ़ी है, गलत। R&D में रेगुलरली स्पेंडिंग घटी है, ये भी गलत है, ठीक है ना। दोनों ही ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, बढ़ी घटी अलग अलग टाइप से चलता रहता है, ठीक है ना। अब यहां पे आपको बताऊं 2013 में साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी लाई गई थी, 2013 में लाई गई थी STIP पॉलिसी, जिसको बोलते हैं साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, जो कि ये बोलती है कि आपको कम से कम मिनिमम आपको 2% तक जीडीपी का इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज द नेशनल गोल, है ना। 2% कम से कम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर दिस थिंग। किस चीज के लिए? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 2%। लेकिन अभी भी 2% तो छोड़ो, अभी 1% भी नहीं हो रहा है। हमको
कम से कम 1% से तो शुरुआत करें, वहीं देखो लिखा हुआ है एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट एटलीस्ट इंडिया शुड स्पेंड एटलीस्ट 1%। आइडियली 3% होना चाहिए, बट इंडिया कम से कम 1% तो करे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज अगर हम कंपैरिजन करें तो डेवलप्ड कंट्रीज 2% से लेकर 4% तक इसमें इन्वेस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल OECD की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 2.7% ऑफ जीडीपी। यूएस एंड यूके की बात करें तो कंसिस्टेंटली 2% से ऊपर वो इन्वेस्ट कर रही हैं, है ना। चाइना हमसे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं R&D में जो हमारी स्पेंडिंग है वो सही नहीं है। इसके अलावा ऑथर ने सजेशंस दिए हैं कि किस तरीके से हम अपनी R&D की स्पेंडिंग मतलब इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि भैया ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करना है। बजटरी एलोकेशंस को अगर हम बढ़ा दें, अपने R&D एलोकेशंस को हम बढ़ा दें, अपने R&D में जो हमारा स्कोप है या स्केल है उसको हमको इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी डन इन ऑर्डर टू डू दैट, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने एक और चीज सजेस्ट की कि ब्यूरोक्रेटिक जो मतलब वो चीज है वहां पे भी हमको साइंटिफिक टेम्पर लाना पड़ेगा, है ना। तो दैट विल अगेन इंप्रूव। इसके अलावा कुछ जो पॉइंट्स हैं वो भी मैंने अलग से भी लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे नोट्स भी आपको वेबसाइट में हमारी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यू कैन ऑलवेज कम टू आवर वेबसाइट, जब भी आपको कंटेंट लगे कि नोट्स चाहिए या उस फॉर्म में चाहिए, तो मैंने अच्छी से अच्छी नोट बनाने की कोशिश की है। तो यू कैन सी द नोट्स एंड यहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज लिखी है। पहला तो आप कम से कम 3% ऑफ जीडीपी 2047 तक ग्रेजुअली इसको इंप्रूव करें, पहले 1% करें, 1.5%, 2%। देन प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, ऑथर ने ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंडिया में केवल 36% के आसपास है। मतलब पूरे इन्वेस्टमेंट में R&D में 36% ही प्राइवेट सेक्टर है, जो कि बहुत कम है एवरेज दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमी से। दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमीज में एवरेज कम से कम 70% स्पेंडिंग होती है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, ठीक है ना। 70% इज कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स। इंडिया में बहुत कम 36% आता है। देन ऑप्टिमाइज द बजट यूटिलाइजेशन, हमको बजट यूटिलाइजेशन भी ऑप्टिमाइज करना है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करना है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स उनके बीच में कोलैबोरेशन बढ़ाना है, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना है। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा जो प्रीमियम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है टुवर्ड्स इमोशनली अनबायस्ड जजमेंट। अब ये जो है, जो पहला टॉपिक था वो GS3 का टॉपिक था, साइंस डे के ऊपर है, तो GS3 का टॉपिक है डेफिनेटली। जो दूसरा टॉपिक है टुवर्ड्स इमोशनली अनबायस्ड जजमेंट, ये है आपका GS2 का टॉपिक, याद रखिएगा। दिस इज GS2 टॉपिक, जिसमें GS2 एंड GS4 दोनों में यूज हो सकता है। आप लिख लीजिएगा इमोशनली अनबायस्ड, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी ये आर्टिकल है, तो GS4 में भी जा सकता है, GS2 में भी जा सकता है। अब यहां पे देखो बहुत अच्छा पॉइंट उठाया गया ऑथर के द्वारा, वो जजमेंट की बात कर रहे हैं। ऑथर ने बताया कि जजमेंट में आपको इम्पार्शियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है मतलब जजेस की जो होनी चाहिए, एक है इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पे मेन जो पॉइंट है उस गुस्से का ही पॉइंट है, लेकिन उसको अपन लिखेंगे कैसे, उसको थोड़ा हम शुगर कोटिंग कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि आपको उन प्रॉपर्टीज के, उन वर्च्यूज के नाम लिखने पड़ते हैं। जब एथिक्स का आंसर राइटिंग करेंगे, आप में से किसी ने शुरू किया कि नहीं मुझे नहीं पता, जिन लोगों ने कर दी है उनको मैं बताऊं कि आप जब आंसर लिखते हो ना, तो हर पेपर का एक स्पेसिफिक ट्रेंड होता है। जैसे GS4 जब आप आंसर लिखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन से टर्म्स यूज करना है, जैसे इमोशनैलिटी, इम्पार्शियलिटी, अनबायस्ड जजमेंट्स, ये सब आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और यही है बेडरॉक ऑफ द जुडिशरी, है ना। जो ये रेशनल एनालिसिस है, जो पूरा रेशनल एनालिसिस के बाद डिसीजन मेकिंग की जाती है जुडिशरी के बाद, वही उसकी की है, वही उसकी बैकबोन है। आप इस चीज से तो मानेंगे ही मानेंगे, है ना। तो ऑथर ने यहां बताया कि क्या होता है, कई बार रेशनैलिटी के साथ जजमेंट नहीं कर पाते, और जो गुस्सा है, जो एंगर है, उस एंगर के कारण जजेस भी कई बार क्या होते हैं, दे स्टार्ट मेकिंग मतलब बायस्ड डिसीजंस। एंड कई बार ऐसे जैसे अब बायस्ड डिसीजंस हो गए तो ऑब्वियस सी बात है जस्टिस डिनाइड है, दैट इज जस्टिस डिनाइड। या फिर प्रोपोर्शनैलिटी के लॉ को फेल कर देगा। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कि जितनी पनिशमेंट होनी चाहिए कई बार उससे ज्यादा पनिशमेंट दे देगा जज, है ना। तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, तो ऑथर ने वही कहा कि सबसे पहले एक आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, और अवेयरनेस अगर आपके पास रहेगी तो आप डेफिनेटली उसको प्रिवेंट कर सकते हो। अवेयरनेस होना किसका मतलब कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, एंड यू कैन नॉट बी स्वेड बाय द इमोशन। आपको स्वेड नहीं हो जाना है कि इमोशन आपके अंदर आया, गुस्सा लग रही है तो
आपको पहले सबको अनबायस्ड तरीके से ही एक ही मतलब तराजू में रखना है। एंगर विल नॉट हेल्प यू, है ना, एंगर विल नॉट हेल्प यू, वो आपकी डिसीजन मेकिंग को इंपेयर कर देगा, और डिसीजन मेकिंग अगर इंपेयर हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है देन दैट विल नॉट बी द सर्विंग ऑफ जस्टिस, को जस्टिस सर्व नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे, ये आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट में इस आर्टिकल में एक चीज और बता दूं, ऑथर ने बताया कि किस तरीके से आप अपने एंगर को दूर कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम विद एंगर, मैंने आपको बता दिया कि इट इंपेयर्स द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ये डिलिबरेटिव प्रोसेस को, जो आपका सोचने वाली रेशनल प्रोसेस है, उसको कहीं ना कहीं मतलब दूर कर देता है। लास्ट ऑथर ने कुछ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बताए कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो या इमोशनली कैसे इंटेलिजेंट बन सकते हो। तो पहला तो है आपको यू शुड ऑलवेज बी अवेयर, सेल्फ अवेयर रहो, अपनी इमोशंस को समझो। दूसरा है माइंडफुल प्रैक्टिसेस, जैसे कि थोड़ा मेडिटेशन और ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस से भी आप अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर सकते हो। देन ऑथर ने कहा कुछ कॉफी ब्रेक टाइप का मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस टॉपिक एज वेल। दोनों टॉपिक अपन ने देख लिए हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अब हम आते हैं नेशनल पेज पे, जो इंडिया वाला पेज है उसमें आते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी ब्रीफिंग में, पहले हम देखते हैं। यहाँ पे शाम की न्यूज है, हिमाचल प्रदेश पॉलिटिकल क्राइसिस में अपडेट हुआ था कि जो वहां पे असेंबली का बजट सेशन है दैट हैज बीन एडजर्न्ड सिने डाई, एडजर्न्ड सिने डाई। तो अब हमको दो चीजें यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी, मैं आपको बताता हूं। वो दो चीजें हैं, एक तो एडजर्नमेंट और दूसरा है आपका एडजर्नमेंट सिने डाई। तो एडजर्नमेंट ये हम पार्लियामेंट के रेफरेंस में पढ़ेंगे, तो आप स्टेट के रेफरेंस पे आप लगा सकते हो। तो देखो जब भी सेशन होता है पार्लियामेंट का तो उसमें बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, हर दिन मीटिंग चलती है, हर दिन 11 बजे वहां पे मीटिंग लगना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। फिर पोस्ट लंच की एक मीटिंग होती है, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। तो एक जो सिटिंग होती है एक पार्लियामेंट की, उसको टर्मिनेट किया जाता है बाय एडजर्नमेंट या एडजर्नमेंट सिने डाई, ठीक है। या फिर दो और तरीके हैं, या तो प्रोरोगेशन होगा या डिसोल्यूशन होगा। चार चीजें हो सकती हैं, एडजर्नमेंट हो सकता है, एडजर्नमेंट सिने डाई हो सकता है, प्रोरोगेशन हो सकता है, या डिसोल्यूशन हो सकता है। डिसोल्यूशन लोकसभा के केस में, राज्यसभा में डिसोल्यूशन नहीं होता, इसलिए लोकसभा के केस में हो सकता है। एडजर्नमेंट का मतलब होता है जब आप सिटिंग को टर्मिनेट करते हैं फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। मान लो 11 बजे सेशन बैठा, सिटिंग बैठी और 11:15 पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो स्पीकर ने कहा द हाउस इज एडजर्न्ड टिल 2 o'clock, मतलब कि अब 2 बजे तक के लिए आपने टाइम मेंशन कर दिया ना। तो अब वो टाइम जब आप मेंशन कर देते हो तो स्पेसिफिक टाइम के लिए जब आप मतलब सिटिंग को सस्पेंड करते हो तो वो एडजर्नमेंट कहलाता है। कई बार क्या होता है, स्पीकर क्या बोलेगा, द हाउस इज एडजर्न्ड, और करके छोड़ देगा। अब यहां पे क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहां उसने टाइम नहीं बताया कि हम दोबारा कब मिलेंगे। ही इज नॉट मेंशनिंग अबाउट द टाइम व्हेन दे विल रीग्रुप और रीमीट। तो ये जो अब जब कई बार ऐसा इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए जब वो हाउस की सिटिंग को वो कर दिया जाता है, मतलब कि सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एडजर्नमेंट सिने डाई बोलते हैं। दोनों ही पावर, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सिने डाई की पावर किसके पास होती है? स्पीकर के पास, या जो स्पीकर हम लोकसभा के केस में बोल रहे हैं, जो चेयरपर्सन होता है हाउस का, उसके पास रहती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रोरोगेशन वाला का पार्ट है वो प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट सम्मन भी करता है, प्रेसिडेंट फिर प्रोरोग, प्रोरोग मतलब फाइनल जो है वो सेशन के लिए सारी सिटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं तो उसके बाद सिटिंग नहीं होती, उस सेशन में नहीं होती, फिर नेक्स्ट सेशन में होती, ठीक है ना। तो ये प्रोरोगेशन होता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आएगा। ये टॉपिक हमने उठाया यहां से। अगला जो आपको दिख रहा होगा वो है कोल माइनिंग रेगुलेशंस हिट आर्टिकल 371A वॉल इन नागालैंड, ठीक है। तो अब यहां पे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिगार्डिंग द कोल माइनिंग स्पेशली इन द नागालैंड रीजन। अब दिक्कत क्या है, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको बहुत ज्यादा न्यूज में भी रही होगी, ओपन पिट माइनिंग के बारे में आपने सुना होगा। ओपन पिट माइनिंग या उसको रैट माइनिंग, रैट होल माइनिंग भी कहा जाता है। छोटे छोटे से गड्ढे बना के वो ऐसे करके माइनिंग करते हैं ना। तो देखो ये क्या है, गवर्नमेंट इसको प्रोहिबिट कर चुकी है, इसको रोकथाम है इसके ऊपर, मतलब ये अलाउड नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, नागालैंड चूंकि एक स्पेशल प्रोविजन में आता है, आर्टिकल 371A के तहत आता है, तो इस कारण से गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कत हो रही है इन ऑर्डर टू रेगुलेट दीज स्मॉल स्केल इलीगल कोल माइनिंग एक्टिविटीज।
क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल 371 ये कहता है भी आपके पास स्पेशल प्रोविजंस हैं अपने रीजन लैंड को मेंटेन करने के लिए। देखिए यहां पे लिखा है आर्टिकल 371 क्या बोलता है, यू हैव स्पेशल प्रोविजंस गारंटिंग प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज अपार्ट फ्रॉम नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर्स। तो जब भी आपको थोड़ा स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलेगा तो ऑब्वियस ज्यादा दिक्कत तो होगी, है ना। तो दैट इज व्हाट द मेजर प्रॉब्लम इज, ठीक है। अब बात यहां पे हो गई। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी पड़ेगी, मुझे बतानी पड़ेगी कि वो आर्टिकल 371 में और कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो पहले तो हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर से मैं बता दूं प्रॉब्लम ये है इलीगल और जो अनसेफ कोल माइनिंग एक्टिविटीज हैं वो नागालैंड में नहीं रोक पा रही है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि नागालैंड 371A के तहत एक स्पेशल प्रोविजन आता है ना, उसमें लैंड रिसोर्सेज उनके पास स्पेशल प्रोविजंस हैं। देन वहां पे कम्युनिटी लैंड ओनरशिप का जो चैलेंज है वो भी आता है कि ऑब्वियस बात है वहां पे ट्रेडिशनली लैंड होल्डिंग जो सिस्टम है वो चैलेंज करती है गवर्नमेंट को कि आप किस तरीके से रोक पाओगे कम्युनिटी लैंड में। इसके अलावा रैट होल माइनिंग जो है वहां पे रिलाय करते हैं लोकल कम्युनिटीज के लोग, हालांकि डेंजरस है पर सस्ती है, बहुत ही मतलब कम स्पेशलाइजेशन में हो जाता है इसलिए लोग करते हैं वहां पे, तो ये काफी कंसिस्टेंट है वहां पे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के एफर्ट क्या रहे हैं, गवर्नमेंट ने जैसे साइंटिफिक माइनिंग प्रैक्टिसेस हैं वहां पे लोगों को उनके बारे में अवेयर करने की कोशिश की है, इलीगल माइनिंग के डेंजर्स बताने की कोशिश की है, ठीक है ना, कम्युनिटीज को एजुकेट करने की कोशिश की है ऑफ दीज इलीगल माइनिंग इम्पैक्ट्स एंड ऑल, ठीक है ना। यहां पे हम बात कर रहे थे कि 371 के अलावा और कौन कौन से स्पेशल स्टेट्स के प्रोविजन है। अब देखो ये जितने आपको लिखे ना आर्टिकल यही है। अब इसमें क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछेगा, वो आपको एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिख देगा आर्टिकल्स, राइट हैंड साइड में स्टेट का नाम लिख देगा, या तो पूछ लेगा हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड, हाउ मेनी अगर पूछता है तो पूछेगा हाउ मेनी करेक्टली मैच्ड या हाउ मेनी आर इनकरेक्टली मैच्ड। दूसरा तरीका ये है कि मैच द कॉलम करवा सकता है, मैच द कॉलम भी करवा सकता है, दैट इज अगेन नथिंग। तो ये दोनों तरीकों से क्वेश्चन पॉसिबल है। 371 की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है। 371A की बात करें तो देखो लिखा है स्पेशल प्रोविजंस नागालैंड के। 371B की बात करें तो स्टेट ऑफ असम के लिए है। 371C की बात करें तो स्टेट ऑफ मणिपुर के लिए है। 371D की बात करें तो ये स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और द स्टेट ऑफ तेलंगाना के लिए है स्पेशल प्रोविजंस। देन ई की बात करें, ई इज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, ई इज फॉर यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। एफ इज फॉर स्टेट ऑफ सिक्किम। Then G is for the state of Mizoram. Then H is for the state of Arunachal Pradesh. Then I is for the state of Goa. And then J is for the state of Karnataka. तो ये आप प्रोविजंस याद रखेगा, है ना। ये जो आर्टिकल्स हैं आपको दिख रहे हैं लगभग 11 आर्टिकल्स के आसपास है अगर आप काउंट करें तो, ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले न्यूज आइटम पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज आइटम, नेपाल एंड इंडिया ऑफिशियल डायलॉग इज साइलेंट ऑन द लैंडमार्क पंचेश्वर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब यहां पर जो एक तो फैक्चुअल जो न्यूज है इस आर्टिकल में वो है पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किसके बीच में रहेगा, इंडिया और नेपाल के बीच में रहेगा, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल बातचीत इस पर नहीं हो रही है। जो न्यूज है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट स्टॉल हो चुका है, रुका हुआ है अभी। इसका है लगभग 6480 मेगावाट पावर जनरेट करेगा और ये पावर जो रहेगा ये इक्वली शेयर किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इसके अलावा ये इरिगेशन बेनिफिट भी देगा टू बोथ द नेशंस। निगोशिएशंस चल रहे हैं और रुके कहां पर हैं, बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर, है ना। यही बेनिफिट शेयरिंग कि नेपाल कह रहा है कि भैया हमको वाटर के लिए कंपनसेशन दो क्योंकि इट इज अ वाइट गोल्ड फॉर देम, तो दे वांट कंपनसेशन फॉर वाटर। इंडिया कहता है नहीं भैया वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है एग्जिस्टिंग उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये इस कारण से रुका हुआ है। कहना चाहिए पॉलिटिकल विल अगर नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कोई चीज नहीं हो पाएगा। एंड इसके अलावा इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं। नेपाल की जो स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस कारण से भी यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। बट मेन अपने को याद रखना है, इसकी लोकेशन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पंचेश्वर प्रोजेक्ट की, ओके। सो दैट इज द थिंग। अच्छा आप लोग को तो ये पता होगा ना कि इंडिया और आपके इंडिया और नेपाल के बीच में एक मतलब डिस्प्यूट भी चल रहा है। कौन सा डिस्प्यूट है, इसको हम क्या बोलते हैं, काला पानी डिस्प्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो काला पानी डिस्प्यूट आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं,
ये रहेगा इट विल बी डेवलप्ड इन द महाकाली रिवर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ऐड कर सकते हो, इसीलिए मैंने इसको खोला है अलग से। तो ये याद रखेगा कि महाकाली रिवर विच इज बॉर्डरिंग इंडिया नेपाल, उसी के ऊपर ये पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है इसकी बातचीत चल रही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये आपको रखना है महाकाली रिवर विच इज द बॉर्डरिंग रिवर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप यू विल रिमेंबर दैट फैक्ट एज वेल। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक को देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देयर आर मेनी टॉपिक्स विच वी कैन रीड टुडे। जैसे कि एक टॉपिक मैं आपको दिखाता हूँ, आई थिंक दैट वाज फ्रॉम द इकोनॉमी पेज। हाँ, ये साइंस एंड टेक पेज का एक और था। 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड सेज द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके जीनोम की मैपिंग, जो जेनेटिक मैपिंग करना था, 10,000 जीनोम सीक्वेंसिंग करना था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा है, ये जीनोम इंडिया करके फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जीनोम इंडिया, राइट डाउन, दिस इज द जीनोम इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम। इसमें 10,000 जीनोम सीक्वेंसिंग, 10,000 जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, उसने ये किया है ना। और बेसिकली इसमें क्या है, इट इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ रेफरेंस डेटाबेस ऑफ होल जीनोम सीक्वेंसेस ऑफ इंडिया। ये क्या अटेम्प्ट है? इट्स अ अटेम्प्ट टू क्रिएट अ रेफरेंस डेटाबेस, एक डेटाबेस बना। देखो मालूम, मेरा आपका जीनोम एक टाइप का होगा, मेरा जीनोम एक टाइप का होगा, किसी और का। ऐसे करते करते अलग अलग 10, 15, 20, 50,000 टाइप के अलग अलग जीनोम सीक्वेंसेस अगर हमारे पास रहेंगे तो वी विल क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ होल जीनोम सीक्वेंस आउट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये दैट इज द थिंग, दिस इज अ प्रोजेक्ट। ठीक है, 2006 में याद रखिएगा, पहली बार इंडिया ने जब सीक्वेंसिंग की थी कंप्लीट ह्यूमन जीनोम की, तो 2006 में की थी। क्रिएटिंग अ डेटाबेस दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज सीन एज अ की स्टेप। ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहली जीनोम सीक्वेंसिंग, ये जरूर याद रखिएगा, इंडिया ने पहली जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की 2006 में की थी। और यहां पे हमने क्या किया है, वी हैव सीक्वेंस्ड 10,000 जीनोम, ये कंप्लीट कर दिया है 10,000। यहां पे देखो लिखा हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम, चाइना, यूएस में तो 1 लाख, आप देख सकते हैं 1 लाख जीनोम कंप्लीट करने का टारगेट लिया गया। मतलब उनका टारगेट हमसे भी ज्यादा है, हम तो 10,000 में कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे 2 इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व थे, हालांकि 20 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, लेकिन 2 मेन जो लीडरशिप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नाम देख लीजिएगा। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट या फिर जो ये जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है, इसमें 2 मेन इंस्टीट्यूट्स हैं। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IISc बेंगलोर जिसको हम बोलते हैं, दूसरा है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि हैदराबाद में है। ठीक है ना, दे आर द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज, दे आर द कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर दिस प्रोजेक्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट है, 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसमें बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा हम जेनेटिक वेरिएशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जेनेटिक वेरिएशंस का एक डेटाबेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? करना यह है क्योंकि हमको ड्रग्स एंड थेरेपीज, दवाइयां बनानी है, थेरेपीज अलग अलग जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि किसी एक स्पेसिफिक टाइप का जीनोम है, उसमें ये बीमारियां हैं या ये ससेप्टिबिलिटीज हैं या ये वल्नरेबिलिटीज हैं, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, अब ये डेटा स्टोर कहां हो रहा है? तो ये डेटा स्टोर हो रहा है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के पास। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहां पर सेटअप किया गया है? ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सेटअप किया है। कहां पे? रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद में। याद रखिएगा, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर सेटअप किया गया है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। वहां पर ये पूरा डेटाबेस जो है वो सेव किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारी स्टडी की जाएगी। इसमें जैसे डिसीजेस के लिंक्स ढूंढे जाएंगे, जीन्स के फंक्शंस ढूंढे जाएंगे, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है WTO का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 चल रहा है अबू धाबी में। वहां पे सर्विसेज ट्रेड इश्यूज जो हैं दे आर गेटिंग लेस अटेंशन एंड इंडिया इस चीज से खुश नहीं है। इंडिया इज नॉट हैप्पी विद दैट। याद रखिएगा, WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 कहां पे चल रही है? ये चल रही है आपकी अबू धाबी में। अब यहां पे मैं आपको बहुत अच्छे शब्दों में बता दूं, सबसे पहली बात जो इंडिया की डिमांड है वो ये है कि भैया आप सर्विसेज ट्रेड, जैसे कि सर्विसेज मतलब कि जैसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स हो गए या IT वाले हो गए, हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी क्रूशियल। 20% वर्ल्ड ट्रेड का जो हिस्सा है वो सर्विसेज ट्रेड में है। ऑथर ने, इंडिया ने कहा है डेवलप्ड कंट्रीज से कि भाई आप क्यों निग्लेक्ट कर रहे हो सर्विसेज ट्रेड इश्यूज को, है ना। दूसरा, आप नॉन ट्रेड एजेंडास पे फोकस करते हो। उनका ये कहना है कि आप यू आर फोकसिंग मोर ऑन द नॉन ट्रेड एजेंडास
एंड यू आर रनिंग फ्रॉम योर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है WTO की, दैट इज फॉर दीज ट्रेडेबल आइटम्स, नॉन ट्रेडेड एजेंडाज में आप फिक्स घूमते जा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे जो डिस्कशन होना चाहिए वो इंप्रूविंग द सर्विसेज ट्रेड के ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा, इंडिया ने कहा है कि भाई म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स की बात की है स्मूथर ट्रेड के लिए, ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में सर्विसेज ट्रेड अच्छा रहे, इसके लिए MRA यानी कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट होने चाहिए। देन इसके अलावा मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हिंडर कर रखा है, तो यहाँ पे इस इशू को हटाओ। इमिग्रेशन रूल्स को और थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने की बात की गई है ना, डेवलप्ड कंट्रीज को जरा बनाई जाए। इसके अलावा ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज जो है दैट शुड कम इन प्लेस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स। जैसे ट्रेड फैसिलिटेशन इन गुड्स तो है, सर्विसेज में आपको लाना है फॉर स्मूथर क्रॉस बॉर्डर सर्विस मूवमेंट एंड ऑल, तो दिस इज व्हाट हैज बीन देयर। इसके अलावा जब आप वेबसाइट पर आएंगे ना तो यू कैन रीड मोर अबाउट द इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज हैं जो इंडिया ने, जैसे कल मैं आपको परसों एक न्यूज बता रहा था, जो ई कॉमर्स के थ्रू ट्रेड हो रहा है उसमें टैक्सेशन अभी ड्यूटीज नहीं लगाई जाती हैं, टैक्सेशन नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। इंडिया का कहना है कि भाई लगाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है जो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो मिस कर रही हैं ना, तो व्हाई शुड दे मिस, व्हाई शुड दे लूज एनीथिंग, है ना। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको फिर भी दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू दैट, है ना, कि क्या क्या इश्यूज इंडिया ने उठाया है। पहला जो इशू इंडिया ने उठाया है, लेट मी ओपन इट। देखो इसमें सबसे पहला ऑथर इंडिया ने उठाया है कि भैया फूड सिक्योरिटी का, कि परमानेंट सोल्यूशन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कर। जैसे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग मतलब कि जैसे हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, FCI में स्टोर करवा देते हैं, तो कई डेवलप्ड कंट्रीज खुश नहीं है, उनका कहना है कि भाई इंडिया बहुत ज्यादा अपने मतलब अनफेयर एडवांटेज प्रोवाइड करता है किसानों को। तो हमने कहा भाई आप परमानेंट सोल्यूशन निकालो। अगर आप परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ने प्रपोजल ये भी दिया कि जो आप फूड सब्सिडी का कैप डिसाइड करते हो उसका फॉर्मूला अमेंड करने की जरूरत है, अदरवाइज डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा नहीं हो रहा है। दूसरा, इंडिया ने कहा है कि चाइना क्या कर रहा है कि दे आर मेकिंग एफर्ट्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पैक्ट आउटसाइड WTO मैंडेट। चाइना कह रहा है कि भैया इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पैक्ट होने चाहिए आउटसाइड WTO's मैंडेट WTO का नहीं लगना चाहिए, लेकिन इंडिया इसको अपोज करता है कि नहीं, जो भी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पैक्ट होने चाहिए वो WTO के मैंडेट के अंतर्गत होने चाहिए। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात की है कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया कह रहा है भैया कि डेवलप्ड नेशंस क्या करते हैं, डोमेस्टिक सपोर्ट को कम करना चाहते हैं, ताकि इंडिया जैसी कंट्रीज जहां पे डोमेस्टिक सपोर्ट काफी ज्यादा है वहां पे फार्मर्स को इतना सपोर्ट ना मिले। तो इंडिया कह रहा है नहीं भैया, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है और डेवलपिंग कंट्रीज भी उतना ही सपोर्ट करेंगे अपने फार्मर्स को जितना डेवलप ने ऑलरेडी किया हुआ है। इसके अलावा WTO में रिफॉर्म्स की जरूरत है, दिस इज व्हाट इंडिया हैज सजेस्टेड। इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है WTO को और ज्यादा, उसकी फंक्शनिंग को और इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है ना। डेवलपिंग कंट्रीज को भी अच्छे से फेयर ट्रीटमेंट, फेयर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म मिलना चाहिए, दिस इज व्हाट इंडिया सेज। देन फिशरीज सब्सिडीज के बारे में इंडिया ने कहा कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखाओ, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ करो, एंड ऑल्सो कर डेवलपिंग कंट्रीज को टू सब्सिडाइज द फिशिंग विद इन देयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। एंड ये भी कहा है ई कॉमर्स एंड कस्टम ड्यूटीज, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इंडिया ने कहा है कि भाई आप कस्टम ड्यूटीज लगाना शुरू करो ई कॉमर्स के ऊपर, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर। लास्ट हम आते हैं एडिटोरियल में, जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है लिविंग एंड लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ऑन पेरिल्स एंड द इंडियन एमिग्रेंट। अब इस आर्टिकल में क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी चीज है। इस आर्टिकल में अभी रिसेंटली कुछ इंडियंस की डेथ हुई थी यूक्रेन में, है ना। इंडियंस की डेथ होने के बाद अब हो हल्ला मचा कि भाई इंडियंस कैसे वहां पे डेथ हो रही है, तो यहां पे ये पता चला कि कई इंडियंस वहां पर काम कर रहे थे, सपोर्ट जॉब्स कर रहे थे, दे वर डूइंग सपोर्ट जॉब्स इन यूक्रेन, एंड इस कारण से वहां पे जब अटैक हुआ तो उनकी डेथ हुई। तो अब इंडियन गवर्नमेंट पहले तो हालांकि शांत थी, लेकिन जब कैजुअलिटीज आई तो उनको बताना पड़ा। अब ये क्यों हो रहा है, वाई दे आर ज्वाइनिंग देयर, तो क्या होता है, इंडियंस आपको पता है दे आर ल्योर्ड बाय ऑनलाइन एड्स एंड हाई पे जॉब्स वहां बता करके उनको जोन ऑफ डेंजर्स में काम कराया जाता है। एंड सबसे बड़ा दिक्कत है कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है दैट इज द मेजर इशू। तो यहाँ पे ऑथर ने वही कहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है ना। और हम अगर सिटीजन्स को अपने जॉब नहीं दे पाएंगे तो दे विल लुक फॉर अल्टरनेटिव्स, एंड जब अल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे तो इसी तरीके की चीजें वो ज्वाइन करेंगे, है ना। तो वहीं पे यहाँ पे इंडिया ने कहा कि भाई आपको और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाने चाहिए फॉर इंडियंस हु आर ट्रेवलिंग टू कॉन्फ्लिक्ट जोन। आप
स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस लगाते तो इतने लोग बच जाते, है ना। देन अवेयरनेस कैंपेन्स आप चलाते लोगों को ये बताने के लिए भाई कि वहां जाना ठीक नहीं है, या फिर वो ल्योर कर रहे हैं, वो आपको बस बरगला के बुला रहे हैं, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स आर द थिंग्स जो कि है हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी जा रहा है प्लस उनकी जान भी जा रही है बाकी, ठीक है। हमारे इमिग्रेंट्स जो हो रहे हैं उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है, तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज देयर। ऑथर ने कहा कि ये सिर्फ यूक्रेन की समस्या नहीं है, इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी ऐसे ही बहुत सारे इंडियंस हैं, और हमको कहीं ना कहीं इस एक्सप्लॉइटेटिव रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस को खत्म करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम खुद इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच वर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको पूरा एनालिसिस आज का समझ में आया होगा। काफी आइटम्स थे न्यूज के जो हमने डिस्कस किए, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, एंड कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।